गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन आपको स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स 11th क्लास के बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज हम पहली बार आपसे वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं और आप भी मेरे लिए नए हैं, मैं भी आपके लिए नया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे और मेरी लैंग्वेज को समझते हुए अपने लिए पढ़ाई का एक माध्यम बनाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जितना आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को 10th में साइंस का एक बहुत छोटा सा मैटर पढ़ाया जाता है, जहाँ केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपके कार्बन कंपाउंड भी जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री की वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जब आप 11th क्लास में एंट्री करते हैं तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। वहाँ साइंस था, यहाँ केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो केवल एक चैप्टर नहीं, एक पूरी बुक के रूप में पढ़ते हैं, जहाँ उस केमिस्ट्री के ही सारे चैप्टर्स हैं। लगभग 14 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। तो उन चैप्टर्स को हमें पढ़ना होता है और उन्हीं को समझना होता है। तो स्टूडेंट, जैसा मैं आपसे बता पा रहा हूँ आपके लिए कि केमिस्ट्री को हम कैसे समझें, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, तो उनकी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ आज। और आज हम शुरुआत करेंगे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक चीज़ों से, बहुत ही छोटे लेवल चीज़ों से जो हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत कही जाती है। अगर एक स्टूडेंट्स, अगर आपसे बात की जाए तो केमिस्ट्री का मीन्स क्या है? केमिस्ट्री को हम बोलते हैं जनरली रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को बोला जाता है क्या? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का मतलब है। अब रसायन विज्ञान क्या है? हम जनरली बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा। देखिए, सब शाखाएं विज्ञान से हुई, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उनसे उनके होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। उसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान है। जिसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे आप? रसायनों का अध्ययन करेंगे और साथ में अगर बात की जाए तो उनसे जुड़े हुए उनके प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। अब बात करें इसको आगे बढ़ाते हुए कि रसायन विज्ञान में और क्या क्या हो सकता है। देखिए, रसायन विज्ञान की हमारी कुछ शाखाएं हैं। इसमें आपसे बात करूं, रसायन विज्ञान, अगर बात की जाए रसायन विज्ञान की तो हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अकार्बनिक रसायन, नंबर 2 कार्बनिक रसायन, और नंबर 3 भौतिक रसायन। देखिए, आपके 3 प्रकार रसायनों के हिस्से की मैंने बात की आपसे, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होती है, इसकी परिभाषा हम समझें। अकार्बनिक रसायन तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब अकार्बनिक यौगिक कौन से? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। उसका नाम क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अगर बात की जाए कार्बनिक रसायन की, कार्बनिक रसायन क्या होता है? तो कार्बनिक रसायन का मतलब है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न, हमने देखिए हाइड्रोकार्बन एक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है। आप लोगों ने ये हाइड्रोकार्बन शब्द पढ़ा होगा पहले 10th क्लास के अंदर भी, और हो सकता है 9th क्लास के अंदर भी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से मतलब है वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे यौगिकों का जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, उनका अध्ययन किस में करते हैं? कार्बनिक रसायन के अंदर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। बात आती है भौतिक रसायन की। तो भौतिक रसायन से हमारा मतलब है कि भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंदर भौतिक बल यानी कि भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है रसायन के अंदर, उसे कहते हैं हम भौतिक रसायन। जिसकी मुख्य 3 शाखाओं के रूप में इसे बांटते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन। अब आगे बात की, इसके और भी कई शाखाएं होती है। अगर हम बात करें इसके, इनके अनेकों अलग अलग शाखाएं हैं। मुख्य शाखाओं की मैंने आपसे बात की यहाँ पर। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे से टॉपिक को लेकर
जो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, पहले समझा भी होगा। जैसे अगर बात करें आप सबसे पहले पदार्थ, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, पदार्थ या जिसे हम कहते हैं मैटर। पदार्थ या मैटर क्या है, पदार्थ है क्या, एक्चुअली पदार्थ बोलते किसे हैं? तो पदार्थ या मैटर की अगर बात की जाए तो हम कह रहे हैं कि वह कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी चीज के बारे में बात कर लीजिए जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में ऐसा कि जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु की बात की जाए, वायु भी एक पदार्थ ही है। आप कहेंगे कैसे भाई, वायु के पदार्थ क्यों हैं? तो आप सोचिए, एलपीजी गैस का सिलेंडर हमारे घर में आता है तो क्या उस गैस का कुछ द्रव्यमान होता है? आप पढ़ते हैं उस पर 14.2 किलोग्राम लिखा हुआ रहता है, क्योंकि वो किसका द्रव्यमान है? गैस का द्रव्यमान। इसका मतलब गैस का द्रव्यमान होता है। इसके बाद दूसरी बात करें कि क्या वो जगह घेरती है, स्थान घेरती है? बिल्कुल। जिस सिलेंडर के अंदर आप गैस को भर रहे हैं, क्या वो उस स्थान को घेर रही है? बिल्कुल घेर रही है। इसका मतलब वो भी क्या है? एक पदार्थ है। अगर बात की जाए पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं आपसे। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। अब आपसे बात की जाए कि ठोस क्या होता है, क्या है ठोस, या क्या होता है द्रव और क्या होती है गैस। देखिए, ठोस की अगर बात हम कर रहे हैं सामान्य रूप से, तो आप बोल सकते हैं वह पदार्थ या पदार्थ का वह भाग या ऐसा पदार्थ जो अपना निश्चित द्रव्यमान तथा निश्चित आकार रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। यानी जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या? ठोस कहते हैं। आकार भी निश्चित होना चाहिए और आयतन भी निश्चित होना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्या? ठोस। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि कोई भी ठोस जिसका आकार निश्चित हो जाता है और आयतन भी निश्चित हो जाता है, ऐसा कोई कारण होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कोई पात्र है और यहाँ इस तरह से कुछ छोटे छोटे पत्थर, कुछ कंकड़ या कोई भी चीनी या फिर मैं कुछ ऐसी बात करूँ नमक की, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं और इसके कण आपको दिख रहे हैं। अगर बात की जाए द्रव की, तो द्रव में कह रहे हैं कि आपको द्रव दिखता है, जैसे कि पानी है, तेल है, एल्कोहल है, ये सब क्या है? द्रव में शामिल है। अगर बात की जाए गैस की, तो गैस हमें दिखती नहीं है, लेकिन गैस के कण उपस्थित होते हैं, गैस के परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब सारी हमारी गैसों में शामिल होती हैं। हमने बात की कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता क्यों है, क्या कारण है कि ठोस का जो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। तो उसका मुख्य कारण समझें। ठोस का जो आयतन निश्चित होने का आकार निश्चित कारण है वो है उसका अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल। अब बात है, देखिए एक एक शब्द नया आ रहा है तो आपको कुछ नई नई परिभाषाएं सुनने को मिल रही हैं, नई नई चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो मैं उसी से आपसे बात कर रहा हूं कि अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है। अंतराण्विक, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यानी कि जिस ठोस की हम बात कर रहे हैं उस ठोस के जो अणु हैं उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है उसे हम कहते हैं कौन सा बल? अंतराण्विक आकर्षण बल। तो स्टूडेंट देखिए, अब बात करें इसके अंदर, तो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, वो अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है? प्रबल होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है? इसके अंदर प्रबल होता है, अधिक होता है, तीव्र होता है, जिससे कि अणु आपस में एक दूसरे के साथ बहुत तीव्रता से जुड़े रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं कि जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? बहुत तीव्रता से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत अधिक महत्वता से जुड़े होते हैं।
इसकी बात हम करेंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है, इनमें प्रबल होता है, बहुत ही अधिक होता है। इसलिए ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि कैसी चीजों की बात कर रहे हैं आप इसमें, तो यहां हम कह रहे हैं कि इनके मध्य जो प्रबल आकर्षण पाया जाता है उसकी उपस्थिति के कारण ही इनका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। उनका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। अब बात करें हम द्रव की लेकर के, द्रव क्या है। तो द्रव के लिए आप बोल सकते हैं कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। आकार कैसा है, यहां पर अनिश्चित है और आयतन है निश्चित। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि आयतन तो निश्चित हो गया लेकिन आकार अनिश्चित हो गया, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए आपको बात बताता हूं इसके बारे में कि आयतन निश्चित, किसी भी द्रव को पहचान कर देखिए। अगर आपने एक गिलास पानी लिया हुआ है, यानी कि पात्र आपका गिलास है, तो उस समय उस गिलास में मान लीजिए आपने 50 ml या 100 ml जल भरा हुआ है। 100 ml, देखिए आयतन जो होता है वो हमेशा लीटर में या फिर मिलीलीटर में मापा जाता है। तो उस अवस्था आपने कहा कि जो आपने गिलास में पानी लिया है वो लगभग 100 ml था, ठीक है, उसका आयतन कितना था, 100 ml। जब उस पानी को आप उस पात्र से यानी गिलास से खाली कर देते हैं और किसी अन्य पात्र में डाल देते हैं, यानी कि आपने छोटी सी प्लास्टिक की बोतल ली, उसमें पानी को आपने भर दिया, तो क्या उस पानी के आयतन में कोई परिवर्तन आया, क्या वो 100 ml से कम या ज्यादा हो गया, नहीं, उसका आयतन अभी भी 100 ml ही है। लेकिन उसमें कौन सी चीज बदल गई, क्या चीज परिवर्तित हुई, वो था उसका आकार। पहले जो पात्र था वो एक गिलास था, अब जो पात्र हो गया वो एक छोटी सी बोतल हो गई, तो आकार में परिवर्तन आया, यानी कि आकार बदल गया। तो आप कह सकते हैं कि इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं गैस की। देखिए इससे जुड़ी मैं आपको बात बताऊंगा, इस अंतराण्विक आकर्षण बल की बात भी मैं आपको यहां क्लियर करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा गैस के बारे में बात करते हैं। गैस की क्या स्थितियां हैं, गैस की बोल सकते हैं आप आकार व आयतन। आकार व आयतन दोनों ही कहते होते हैं अनिश्चित, यानी कि आकार और आयतन दोनों ही कैसे पाए जाते हैं, यहां पर अनिश्चित पाए जाते हैं। ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, दोनों ही कैसे हैं, अनिश्चित हैं। आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित यहां आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है भाई गैस के अंदर, हम कैसे पहचाने गैस का आकार व आयतन अनिश्चित है या नहीं है। देखिए सामान्य से आप किसी भी गैस की बात कीजिए, गुब्बारे में आपने गैस भरी हुई है, गुब्बारे को आप जैसे आप दबाते हैं उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल हो जाता है। क्या उसके आयतन में कोई परिवर्तन आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि देखिए गैस का जो आयतन होता है वो निर्भर करता है पात्र पर कि पात्र का आकार कितना है। पात्र का आकार जैसा है वैसा ही गैस का आयतन होता रहता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने गुब्बारे को कंप्रेस किया, दबाया, उसके आकार में कमी हो गई तो उसके आयतन में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब है आकार व आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। किसके, गैस के। गैस के इनकी बात करें तो अब बात करते हैं इसकी हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे पहले, अंतराण्विक आकर्षण बल की, जो हमने कहा था कि यहां कैसा है, प्रबल है, और यहां अगर बात करें तो आप कहें अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा है, दुर्बल। दुर्बल है अंतराण्विक आकर्षण बल किसके अंदर, गैसों के अंदर। प्रबल किसमें है, ठोसों के अंदर। वो दुर्बल है, ये प्रबल है, ऐसा क्यों, हमने कहा कि अंतराण्विक अणुओं के मध्य का आकर्षण बहुत प्रबल होने के कारण ये ठोस होता है
और यह बहुत दुर्बल होने के कारण यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कि अणु बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और ऐसी अवस्था में इनके मध्य आकर्षण बहुत कम हो जाता है। अब देखिए, इसको जोड़ता हूं मैं द्रव के साथ भी, कि द्रव के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे इसे। तो देखिए, द्रव की हम बात कर रहे थे, द्रव के लिए हम बोल रहे हैं कि द्रव में पाया जाने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, द्रव में पाया जाने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों की तुलना में तो कम होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ठोस से कम, लेकिन गैस से अधिक। लेकिन गैस से कैसा पाया जाता है, ये अधिक पाया जाता है। स्टूडेंट्स याद रखें आप इस बात को कि द्रव जो होता है उसका आयतन और आकार का जो अंतर देखने को मिलता है कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि इसका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ठोसों की तुलना में तो कम होता है लेकिन गैसों की तुलना में क्या पाया जाता है, अधिक। इसलिए इसको मैंने पहले आपको समझाया नहीं था। तो देखिए, तीन मुख्य बात हमने की पदार्थ की, पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। उनके बारे में मैंने बताया कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। अब बात करें स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलते हैं इस टॉपिक को, कि ठोस, द्रव और गैस की आपने बात की कि ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, बिल्कुल। अब पदार्थ से जुड़ी हुई बात करें तो हमने कहा कि आप लोगों ने एक बात करी थी यहां पर अणु की। अणु क्या है, बात करेंगे परमाणु की, बात करेंगे तत्व की। अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है। देखिए, पहली बात की जाए कि अणु क्या होता है। अणु का मतलब है कि वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जब जुड़ जाते हैं, संयोग कर लेते हैं, तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। ये समपरमाणविक भी हो सकता है। समपरमाणविक का मतलब जिसमें समान परमाणु पाए जाएं, जैसे कि O2, जैसे कि Cl2, जैसे कि H2, N2, ये सब किसके उदाहरण हैं, हमारे समपरमाणविक अणुओं के। जैसे कि N3, ये सब समपरमाणुओं के, समपरमाणविक के उदाहरण हैं। विषमपरमाणविक भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है CO2, COH, NO3, H2SO4, ये सब क्या है, हमारे अणु हैं जो एक दूसरे के साथ यानी दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के आपस में संयोग करने पर बनते हैं। क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मैं परमाणु की बात पर फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि परमाणु के बारे में थोड़ा सा विस्तृत हम बात करेंगे कि परमाणु होता क्या है। तत्व की बात करें, तत्व क्या होता है। तत्व के लिए बोला जाए पदार्थ का वह भाग या वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार के, 100% शुद्ध एक ही प्रकार के होने चाहिए। कभी आपने ऐसा सुना है कि नाइट्रोजन के तत्व के अंदर ऑक्सीजन का परमाणु पाया गया या फिर कार्बन के अंदर हाइड्रोजन पाया गया? नहीं, आपने ऐसा नहीं सुना है। वो बात करते हैं हम अणुओं की, वो बात करते हैं हम यौगिकों की। लेकिन क्या तत्व में ऐसा होता है? नहीं। तत्व क्या होता है? शुद्ध रूप में केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे कि बात करें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे तत्व हैं हमारे। कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, ये सब क्या हैं? तत्व हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे निश्चित रूप से इन्हें 9वीं क्लास के अंदर भी और 10वीं क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि तत्व कौन कौन से होते हैं। हमारे आवर्त सारणी आपने पढ़ी है जिसमें आप पढ़ते हैं कि हमारे पास
बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 118 तत्व हमारे पास उपस्थित हैं। अगर बात करें उसके आगे की अणु परमाणु, अब बात आती है हमारी किसकी, परमाणु की, कि परमाणु होता क्या है, जिस पर बहुत कुछ आप चर्चा करके आए हैं, बहुत कुछ आपने पहले पढ़ा भी है कि परमाणु होता क्या है, परमाणु क्या चीज होती है, कैसे परमाणु को पहचाना जाए। तो देखिए बात करते हैं स्टूडेंट परमाणु की। परमाणु इंग्लिश में कहा जाता है, आप सबको पता है, एटम। क्या आपने इसे कभी ऐसे पढ़ा है, ATOM, ATOM। एटम की स्पेलिंग आप समझते हैं, पढ़ते हैं सब लोग, आप जानते हैं एटम की स्पेलिंग, ATOM एटम लिखते हैं, लेकिन इसको मैंने ऐसे 2 टुकड़ों में लिखा है, ATOM। ऐसे टुकड़ों में लिखने का मेरा क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझें कि इसको टुकड़ों में क्यों लिखा मैंने। ए का मतलब ए और TOM का मतलब है विभाज्य। पुरानी परिभाषा के अनुसार बात आपसे कर रहा हूं, ए विभाज्य। तो हम बात करें परमाणु की, परमाणु होता क्या है। देखिए किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, आपको याद होगी ये परिभाषा, किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो बांटी नहीं जा सकती है, तोड़ी नहीं जा सकती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो अविभाज्य होता है, जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये सब परिभाषाएं किसकी हैं, परमाणु की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो अविभाज्य होती है, जिसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये सब परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों ने इसे 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ा है कि परमाणु होता क्या है, सब लोगों ने पढ़ा है। मैं इसमें थोड़ी सी कुछ नई लाइन साथ में जोड़ देता हूं। वो क्या है हमारी परिभाषा, जो बहुत ही परिप्रेक्ष्य में काफी सही परिभाषा है। किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, परमाणु कहलाती है। इस परिभाषा को अच्छे से याद रखें, ये बहुत अच्छी परिभाषा है आपकी। फिर बोल रहा हूं इसे मैं, किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, परमाणु कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसे क्या कहते हैं आप, परमाणु कहते हैं। उसी का नाम क्या है, परमाणु है। अब बात आती है कि किसने परमाणु नाम दिया, कहां से परमाणु की खोज हुई, आप लोगों ने पढ़ा है, मैं उसको रिपीट करता हूं। देखिए आप लोगों को शायद पता होगा कि सब लोगों को शायद जानकारी है इसकी, परमाणु की खोज डाल्टन थी। परमाणु शब्द दिया डाल्टन ने, बिल्कुल सही बात है, परमाणु शब्द दिया गया डाल्टन ने। लेकिन आपको शायद परमाणु के बारे में अगर मैं एक जानकारी और दूसरे आपने शायद पढ़ा हो, एक महर्षि कणाद, ये शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा महर्षि कणाद का। कि महर्षि कणाद एक बहुत बड़े महर्षि थे, बड़े ऋषि थे। महर्षि कणाद के द्वारा सर्वप्रथम शब्द दिया गया PARMANU, परमाणु। याद रहे आपको कि एटम शब्द की खोज की थी किसने, डाल्टन ने, लेकिन परमाणु शब्द दिया किसने था, महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ, सभी चीजें जो है वो इसी से मिलकर बनी हुई हैं। इसके बाद कई प्रकार के अलग अलग जो वैज्ञानिक थे या ऋषि थे, उन्होंने अपनी अलग अलग धारणाएं इसकी दी और काफी कुछ विचार चलता रहा, लेकिन अंत में जाकर डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने खोज की किसकी, एटम शब्द की। एटम शब्द दिया, परमाणु को क्या बना दिया उसने, एटम बना दिया, और परिभाषा दी कि वह सूक्ष्मतम इकाई जो अविभाज्य है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहा गया था,
एटम कहा गया था, परमाणु कहा गया था, यानी जिसके टुकड़े करना संभव नहीं था उसे नाम दिया था किसका, परमाणु का, या फिर एटम नाम दिया गया था। लेकिन क्या ये परिभाषा सही है कि उसके टुकड़े नहीं हो सकते? नहीं, ये परिभाषा सही नहीं थी। जब आगे और जब आपको पता होगा, जब आगे और उसके बारे में खोजें की गई तो पता लगा कि परमाणु जो था उसके 3 कण और थे, परमाणु के 3 कण और थे, परमाणु से छोटे कण भी और थे। हमने कहा था परमाणु की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, लेकिन नहीं, परमाणु से भी छोटे कण मिले। कैसे मिले? लेकिन नाम आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं उन्हें, जिन्हें हम बोलते हैं सहपरमाण्विक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें नाम कहा जाता है, और जिन्हें परमाणु के हम मूलभूत कण भी कहते हैं। मूलभूत कण, सहपरमाण्विक कण कौन से थे? आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 समपरमाण्विक कण थे, सहपरमाण्विक कण थे, सब एटॉमिक पार्टिकल थे, जो कि मूलभूत कण कहलाए परमाणु के लिए। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये चीजें परमाणु के अंदर थी। ये सब कहां था? परमाणु के अंदर था। तो उस अवस्था में क्या परमाणु से छोटा हुआ या नहीं? बिल्कुल, ये परमाणु से भी कैसे थे? छोटे थे। जिस परमाणु को हम देख नहीं सकते उससे भी छोटे कण हैं, क्योंकि परमाणु के अंदर हैं। जैसे हम किसी भी कमरे के अंदर बैठे हैं तो हम कमरे से छोटे हैं, इसलिए उसी के अंदर हैं। उसी प्रकार जो परमाणु है उससे भी ये छोटे हैं, क्योंकि ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कौन से कण? समपरमाण्विक कण, या फिर सहपरमाण्विक कण, या फिर उसके मूलभूत कण, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में पहचाने जाते हैं। इसलिए धारणा गलत हुई कि परमाणु जो है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तोड़ा नहीं गया, विभाजित नहीं किया गया, तो बता दें मुझे कि आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खोज पाएंगे, कैसे उनकी जानकारी कर पाएंगे, किस प्रकार हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी छोटे कण होते हैं। तो इन सब की जानकारी यहाँ पर ली गई थी स्टूडेंट्स। आपको याद रहे कि जो हमने जानकारी ली है उसमें हमने परमाणु की बेसिक नॉलेज हमने यहाँ से प्राप्त की है। मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ूँ इसके लिए। तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैं थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ, इसको डिटेल में आपको जरूर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कहां से ये खोजें की गई, किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई और इनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए। देखिए, बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता आपको पता होगा, सब बच्चों को नाम उसका याद होगा। उनका नाम था जे थॉमसन। उनका नाम था जे थॉमसन। और आपको पता होगा कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल सब लोग बच्चों ने पढ़ा होगा कि 9th 10th के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? सर जे थॉमसन हैं, और उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से इसे समझाया था। अगर बात करें इसके द्रव्यमान की, द्रव्यमान के लिए मूल्यांकन तेल बूंद प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से द्रव्यमान का पता लगता है, आवेश का पता लगता है कि ये किस प्रकार से आवेशित होता है। इसके लिए देखिए, आपको याद होगा कि एनोड किरण नली का प्रयोग किया गया था। कौन सा किया गया था? एनोड किरण नली का प्रयोग किया गया था, जिसके माध्यम से ही पता लगता है कि जो आवेश होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है या धनावेशित होता है। इसी प्रकार से बात करें प्रोटॉन के लिए कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन खोजकर्ता थे ई गोल्डस्टीन। कुछ बच्चों को हो सकता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम याद आए, लेकिन नहीं, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ना कि प्रोटॉन की। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु उसके मध्य में उसका संपूर्ण द्रव्यमान होता है, जो कि एक छोटे गोले में होता है, इसे नाभिक नाम दिया गया था। लेकिन प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? ई गोल्डस्टीन है, जिन्होंने कैथोड किरण नली का प्रयोग के माध्यम से, कैथोड किरण नली का प्रयोग के माध्यम से किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी।
स्टूडेंट देखिए, उन्होंने ही अपने उस प्रयोग के माध्यम से बताया था कि प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित है। और फिर उसके द्रव्यमान की बात हुई और उसके आवेश की भी बात हुई, उस पर कितना आवेश पाया जाता है, आवेश की मात्रा कितनी होती है। बात करें न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो आपको पता होगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। खोजकर्ता कौन थे न्यूट्रॉन के, जेम्स चैडविक थे, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की अल्फा कणों की बौछार करते हुए। मुख्य रूप से जो भारी धातु थे उन पर अल्फा कणों की बौछार की गई, तो उसके माध्यम से पता लगा कि न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, जो कि एक उदासीन कण होता है और परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें मैंने जो बेसिक जानकारी आपको दी वो शायद आपको बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। और आज हमने बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की बात की, जो आपकी शुरुआत की हैं। यानी कि मैं आपसे कहूँ तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप 9-10 से पढ़ के आते हो। आप जानते हैं, देखिए किसी भी बच्चे को जब अगली क्लास में शामिल किया जाता है तो अगली क्लास से उसको जोड़ने के लिए उसको पिछली क्लास का कुछ ना कुछ मैटर शामिल करना होता है, क्योंकि तभी आप उससे रिलेट हो पाते हो। और कई बच्चे हो सकता है ये समझते हो कि केमिस्ट्री बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री एक आसान सब्जेक्ट है, बस फर्क है उसको समझने का, उसको पढ़ने का। इससे कि रेगुलरली अगर आप उसे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री आपको कभी भी कठिन सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो केमिस्ट्री जो है अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सब चीज़ों का पूरा तालमेल मिला हुआ है। यानी कि कहते हैं आप यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी भी देखने को मिलती है, यहाँ आपको डायग्राम्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ शामिल हैं, इसलिए एक परिपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को स्टूडेंट्स मिलता है। देखिए, मैं आप इसके आगे की बात जो है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि परमाणु से आगे जो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात की, ये हम किस तरह से इसे पढ़ेंगे, किस तरह से इसे करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको और भी विस्तार से समझेंगे और विस्तृत ढंग से इसे पढ़ेंगे, परमाणु क्या होता है और इसके क्या क्या तरीके से इसको हम आगे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।